देखिए 7 पॉइंट मेरा जो ये हम लोग का जो टॉपिक है 7.5 वो कौन सा है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए हम लोग जो है पहला चैप्टर में क्या था, आपको जैसे एंटी डेरिवेटिव निकालना था, मतलब कि आप जो है सिंपल जो है आपको यह पता करना होता था, जैसे किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना होता था तो हम लोग ये देखते थे कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होगा, ठीक है ना, तो वो देखते थे पहला में। इसके बाद दूसरे वाले में फॉर्मूला पर हम लोग किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किए थे। थर्ड वाला में हम लोग क्या किए थे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से किए थे इंटीग्रेशन। चौथा वाला में कौन सा मेथड से किए थे, जिसमें 1/क्वाड्रेटिक ये वाला था, ठीक है, उसमें हम लोग 6 फार्मूला भी देखे थे। अब इसके बाद जो है ये 7.5 में जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन से आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। जैसे आप सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट करते थे उसी तरह से आपको पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करना है। लेकिन सवाल है कि कौन सा फंक्शन को हमको पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यह ध्यान दीजिए कौन सा फंक्शन को हमको पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करना है। उससे जानने से पहले जो है यह ध्यान रखिएगा कि ये जो हम इंटीग्रेट करेंगे वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना चाहिए। प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कौन सा फंक्शन को, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब सवाल है कि रेशनल फंक्शन क्या होता है और प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है। देखिए रेशनल फंक्शन जो होता है ना, रेशनल फंक्शन जो होता है, जैसे कोई एक फंक्शन ऊपर है px बाई qx के फॉर्म में है, यानी कि न्यूमरेटर भी कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर भी क्या है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना। तो ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है। तो वैसे यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, और जहां पर p एंड q क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं, कौन सा फंक्शन होना चाहिए, पॉलिनोमियल, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यू होना चाहिए। अच्छा कांस्टेंट टर्म जो होता है ना वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि ऊपर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए नीचे भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो वो ऐसे फंक्शन को हम लोग कौन सा फंक्शन बोलते हैं, रेशनल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी बताए थे कि कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, तो ध्यान रखिएगा कि क्यूएक्स जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाएगा तो वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो पहला कीवर्ड ये ध्यान रखना है कि रेशनल फंक्शन वैसे फंक्शन को बोलते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां पर p एंड q जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखिए ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये रेशनल फंक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, रेशनल फंक्शन होगा। जैसे 1/2x प्लस 3, देखिए कांस्टेंट टर्म भी पॉलिनोमियल होते हैं जिसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है, ए भी पॉलिनोमियल ए भी पॉलिनोमियल, तो ये रेशनल फंक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी जो होगा आपका रेशनल फंक्शन होगा। लेकिन आपसे ये पूछेंगे कि 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10x, ये बताइए क्या ये रेशनल फंक्शन होगा, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल है लेकिन ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं हुआ, तो ये जो होगा आपका रेशनल फंक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो रेशनल फंक्शन समझ में आया किसको बोलते हैं, कि न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी, मतलब रेशनल फंक्शन वैसे फंक्शन को बोलते हैं, उधर क्या हो रहा है पीछे, रेशनल फंक्शन जो है वैसे फंक्शन को बोलते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां पर p एंड q क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन इसको बोलते हैं। अब रेशनल में भी जैसे हम लोग रेशनल नंबर पढ़ते थे ना, उसी तरह से रेशनल फंक्शन भी है, बस यहां पर दोनों पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब दो टाइप के रेशनल फंक्शन होते हैं, एक होता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब देखिए प्रॉपर रेशनल फंक्शन जो है किसको बोलते हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन जो है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए,
प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते थे? प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोला जाता है? बताइए। फ्रैक्शन समझते हैं ना, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन उसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। देखिए तीसरा चौथा क्लास का सवाल है, प्रॉपर फंक्शन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन? हाँ, 8/3 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? 4/4 नहीं, ये भी इम्प्रॉपर है। 2/3 ये प्रॉपर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं यानी कि हम ये बोल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये रेशनल फंक्शन तो है ना, क्योंकि अब रेशनल में प्रॉपर कौन है, इम्प्रॉपर कौन है, तो रेशनल फंक्शन होगा तो किस फॉर्म में होगा? पी बाई क्यू के फॉर्म में। यदि ऊपर वाला का डिग्री यानी नोमिनेटर का डिग्री यदि डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, या दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा है किससे? नोमिनेटर का डिग्री से। यानी कि बोल सकते हैं डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, then that rational function is said to be proper rational function। तो वैसे रेशनल फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। डिग्री देखने आता है ना, जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री कहलाता है। अब ये बताइए, कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसी में से बताइए ये कौन सा फंक्शन होगा? ऊपर का डिग्री कितना है, नीचे का डिग्री प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला प्रॉपर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। अच्छा ये वाला जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डिग्री 0 होता है, ठीक है ना, तो कम तो है ना, तो ये प्रॉपर कहलाएगा, ठीक है। और प्रॉपर रेशनल फंक्शन को ही हम लोग किससे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन से। कौन सा फंक्शन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करेंगे? तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन को। क्लियर हुआ? अब जब बात कर लिए प्रॉपर रेशनल फंक्शन को, तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन भी देख लेते हैं क्या होता है। तो क्या होगा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन? अब यहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होना चाहिए या तो बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना, किससे? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये एनआर का मतलब समझ लीजिएगा क्या होगा? न्यूमरेटर होगा, ठीक है। नॉर्थ रेलवे नहीं है यहां पर। अच्छा ये क्वेश्चन रेलवे पे क्यों? ये पूछा गया था एक बार क्वेश्चन एनटीपीसी में, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? यदि रेशियो 1 से छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं? प्रॉपर बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में, ठीक है। तो न्यूमरेटर का डिग्री या तो बराबर हो या तो बड़ा हो या तो बराबर हो, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अच्छा सवाल यह है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन को तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन इम्प्रॉपर वाले को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन से हमको अभी क्या होता है वो मालूम नहीं है, लेकिन अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा फंक्शन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करेंगे। तो कौन सा फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं? प्रॉपर रेशनल फंक्शन को। अब सवाल है कि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये वाला कौन सा एग्जांपल होगा? इम्प्रॉपर होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में आपको डिवीजन मेथड से आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब पहले इसको आपको डिवाइड करना है, इसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो जब भी इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा तो इसमें आपको क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन आपको किस मेथड से करना है? डिवीजन मेथड से। और प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन से आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है।
तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन किस वाले फंक्शन पर हम इंटीग्रेट करेंगे, तो पहला ध्यान रेशनल फंक्शन, और रेशनल में भी कौन सा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, कि यानी ऊपर वाला का डिग्री कम और नीचे वाला का डिग्री ज्यादा होना चाहिए। उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट क्वेश्चन को करेंगे। तो ये चीज होगा। अब चलिए एक एग्जांपल से वो पॉइंट पर हम आएंगे, ठीक है ना, और कुछ इसमें आपको लिखवाएंगे कि क्या कंडीशन होगा। जैसे कुछ एग्जांपल पहले ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है ना, ये है। देखिए इस सवाल को करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। को पहला तरीका क्या है, आप लोग ऑलरेडी इस 7.4 में पढ़ चुके हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो वैसे तो इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि हर बार ऐसा ही नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर ये पार्शियल फ्रैक्शन का यूज अब करेंगे। अब ये बताइए, खुद बताइए, क्या ये रेशनल फंक्शन है कि नहीं। पहला रेशनल में कौन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, प्रॉपर है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट कर लेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट, ये समझिएगा। नीचे में डिग्री कितना है, 2 है, ऊपर में डिग्री क्या है, 0 है। कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या होता है, 0। तो पहला आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे मान लेते हैं कि नीचे में आपका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ऐसा कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब यह बताइए कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जो है, ये कौन सा फंक्शन, कितना डिग्री है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का, डिग्री कितना है, 2 डिग्री है, ठीक है। अब यह बताइए नीचे यदि 2 डिग्री होगा तो ऊपर क्या डिग्री होगा कि वो प्रॉपर बन जाएगा, या तो डिग्री 0 बन जाए या तो डिग्री 1 बन जाए। तो डिग्री 0 होगा तो कांस्टेंट होगा, और डिग्री 1 होगा तो लीनियर होगा। लीनियर होगा कि नहीं होगा, ये होगा ना, हाँ। तो यानी कि ऊपर लीनियर हो या कांस्टेंट कोई फंक्शन है, तो उस केस में यहां पर हम फंक्शन लिख लेते हैं, कोई भी फंक्शन लिखना है, और आपको इसको यहां पर फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे, यानी कि इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, यह ध्यान रखिए। तो नीचे में डिग्री कितना है, 2 है, तो ऊपर में डिग्री या तो 0 हो सकता है या तो 1। 0 का मतलब कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है या लीनियर टर्म हो सकता है, यही हो सकता है ना। अब यहां पर लीनियर है तो उसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, लीनियर को क्या लिख लेते हैं, px प्लस क्यू, वहां पर कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इस केस में जब भी नीचे यहां पर बताइए 2 फैक्टर का प्रोडक्ट है कि नहीं है, ये नीचे में कितना फैक्टर का प्रोडक्ट है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, 2 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है कि नहीं है, ए भी लीनियर है, ए भी लीनियर है, 2 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है कि नहीं है। तो इस केस में आपको यहां पर a लिखना है डिवाइडेड बाय, ये वाला लीनियर लिख लीजिए, x प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ। देखिए जब भी आपको, पहले आप ऐसे समझिए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है, तो हर प्रॉपर को हम पार्शियल फ्रैक्शन में हमको लिखना है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिखना है, पार्शियल में। जब नीचे डिग्री 2 है तो ऊपर डिग्री क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। 1 का मतलब लीनियर होता है और 0 का मतलब कांस्टेंट होता है। लीनियर लिख लिया है, अब कांस्टेंट पर भी फॉर्मूला यही लगने वाला है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या करना है, आप ये बताइए नीचे में जो है 2 लीनियर टर्म का प्रोडक्ट है कि नहीं है, तो यहां पर लिख लेंगे कैपिटल ए डिवाइड बाई ये वाला टर्म प्लस कैपिटल बी डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म। कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है, अभी उसके बारे में हम आएंगे, ठीक है ना। अभी आपको क्या लिख लेना है, जब भी 2 लीनियर टर्म का प्रोडक्ट होगा तो a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x प्लस बी। ये काम करना है आपको, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में ऐसा है। यहां पर px प्लस क्यू के जगह पर कांस्टेंट भी रहेगा तो भी यही काम करना है, ठीक है। एक और लिख लेते हैं धीरे धीरे, px अब यहां पर नीचे लिख लेते हैं। अब यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है,
अब इधर ध्यान दीजिए, अच्छा यहां पर x माइनस ए यूज किया गया है, चलिए यहां पर सभी जगह x माइनस ए यूज किया गया है। ऐसे प्लस भी होगा तो यही होगा, माइनस भी होगा तो यही होगा, ठीक है। तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस भी होगा तो वही होगा और माइनस भी होगा तो वही होगा। कहने का मतलब यहां पर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, तो a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, b। अब यहां पे जो है एक और फंक्शन की बात करते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बताइए इसका डिग्री कितना है, 2 है डिग्री, 2 डिग्री है कि नहीं है। ऊपर डिग्री क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 1 हो सकता है। क्या सेम ही है कि नहीं, बस ये दोनों में अंतर क्या है, आप बोल सकते हैं कि ये जो है ये लिनियर टर्म रिपीट कर गया है। ये x माइनस ए का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो यहां पर जब 2 लिनियर टर्म है तो आपको ये कर लेंगे, और एक लिनियर टर्म रिपीट कर जाए यानी कि एक लिनियर टर्म का स्क्वायर आ जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, पहले तो यह देखना है कि ये तो क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर या तो कांस्टेंट या तो लिनियर होगा। अब यहां पर कोई भी हम लिनियर टर्म ले लेते हैं, कांस्टेंट भी आप ले सकते हैं। अब यहां पर क्या है कि ये दोनों लिनियर टर्म अलग अलग था, और यहां पर ये लिनियर टर्म ही रिपीट कर गया कि नहीं। तो जब भी लिनियर टर्म रिपीट कर जाएगा यानी किसी लिनियर का स्क्वायर बन जाएगा, तो उसका फॉर्म जो होगा a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए होगा प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। a और b क्या होगा वो हम बात करेंगे, ठीक है। जब भी ऐसा रहेगा, तीसरा हम लोग बात करते हैं कि एक लिनियर टर्म का रिपीटेशन भी है और एक कोई अलग फैक्टर है। अब ये बताइए इसमें क्या हो रहा है, आप बोलेंगे कि एक तो लिनियर टर्म का क्या है, रिपीटेशन है, यानी एक लिनियर टर्म का स्क्वायर है कि नहीं है, और एक अलग है कि नहीं है। नीचे डिग्री कितना हो गया, 3। तो ऊपर या तो कांस्टेंट हो सकता है, या तो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, या फिर लिनियर हो सकता है। अब सब हम लिनियर पे बात कर रहे हैं, तो यहां भी क्या ले लेंगे, लिनियर। यहां पर कांस्टेंट भी आ सकता है, क्वाड्रेटिक भी आ सकता है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको कांस्टेंट के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए और लिनियर के लिए सबके अलग अलग नहीं बताया जा रहा है। बस आप समझिए कि ऊपर डिग्री क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब यहां पर क्या होगा ये ध्यान रखिए। आप बताइए केवल x माइनस ए का स्क्वायर रहता तो ये चीज आता कि नहीं आता, तो वो चीज तो आपको लिखना ही है, यानी a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एडिशनल इसके लिए, तो c डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, c डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x माइनस बी हो जाएगा। अब पहले 3 और बाकी है, 2 और बाकी है, उससे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, फिर आगे वाला भी बता देंगे। अब ये बताइए ये इस तीनों में से कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट वाला फॉर्म है। अब उसको यूज करते हैं। ये 1 अपॉन कितना लिखा गया है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लिखा गया है। इसको क्या लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई, अब देखिए क्या हो रहा है एक्चुअली, जैसे हम लोग कल एक क्वेश्चन करते थे ना कि लिनियर अपन क्वाड्रेटिक वाला सोल्व करना होता था, तो लिनियर को रिराइट करते थे, उसी तरह से आपको इसको भी रिराइट करना है, ठीक है ना। अब कैसे फॉर्म में करना है, तो उस वाले जो पार्शियल फ्रैक्शन जो फॉर्म दे रखा है, ठीक है, क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए। a डिवाइडेड बाई क्या होगा, x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। जब भी 2 लिनियर टर्म का प्रोडक्ट होगा तो a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई, तो क्या होगा, x प्लस 2। अब इसको आपको सोल्व करना है। क्यों सोल्व करेंगे, a और b का वैल्यू निकालने के लिए। कल भी तो वही काम कर रहे थे ना, a और b का वैल्यू निकाल रहे थे, यहां भी वही काम करना है। अब ये बताइए कि यहां पर जो होगा एलसी
यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 x, यही होगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। ये और ये तो कट जाएगा, थोड़ा सा इसको अच्छा से कटाइए, ठीक है ना। अब यहां पर क्या आ जाएगा 1, यहां पर क्या आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस। देखिए मेरा मेन टारगेट है कि a और b का वैल्यू निकालने के लिए। वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल उनका दीजिए बोले। अब हमको a और b का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे a एंड b का वैल्यू, देखिए कल एक तरीका बताए थे, वहां से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीका समझ लीजिए। दूसरा तरीका आसान तरीका बताते हैं a और b का वैल्यू निकालने के लिए। एक तो तरीका था कि आप यहां पर इसको, ये ax प्लस कितना हो जाएगा 2a प्लस bx प्लस क्या होगा b, तो 1 बराबर x यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस 2a प्लस क्या हो जाएगा b। अब देखिए यहां पर क्या होगा, एक्चुअल में कोफिशिएंट को कंपेयर करते थे। इधर बताइए x का कोई कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 मान लेंगे। इधर x का कोफिशिएंट कितना है a प्लस b, तो a प्लस b किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म इधर 1 है और इधर कांस्टेंट टर्म कितना है, तो 2a प्लस b किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। अब यहां से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, उसको सोल्व करिए तो यहां से b बराबर क्या आ जाएगा माइनस ए, तो 2a प्लस b का वैल्यू रख लेते हैं माइनस ए, a बराबर 1 और b बराबर कितना आ जाएगा -1, आएगा कि नहीं आएगा। तो a और b निकालने का एक तरीका यह हुआ। इस तरीका को फॉलो मत करिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब जो दूसरा तरीका बता रहे हैं वो ज्यादा सही है तरीका। आप ये बताइए, इसको 0 करना है, ठीक है। ये बताइए x का क्या वैल्यू लेके ये 0 बन जाए -2, तो एक बार x बराबर -2 ले लीजिए, तो 1 बराबर a इंटू, ये -2 लिए हैं तो ये क्या बन गया और b इंटू -2 प्लस 1 कितना होता है, ये तो खत्म हो गया, तो 1 बराबर क्या आ गया, तो b बराबर क्या आ गया, b बराबर क्या आ गया -1, ठीक है। एक बार x, ठीक है, ये कोई रिसर्च नहीं है, ठीक है, ये कोई रिसर्च नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। इधर ध्यान दीजिए, अब इस वाले टर्म को 0 कहां पे होगा -1 पर। अब x बराबर -1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 0। आपको टारगेट यही होना चाहिए ना कि a का कोफिशिएंट और b का कोफिशिएंट किस x पे 0 बन रहा है, तो बारी बारी से वो रखना है। अब x बराबर -1 रखेंगे ना, -1 रखेंगे तो ये खत्म होगा, 2 - 1 कितना होगा 1, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आपका 1 आ जाएगा ना।
अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को अब अगले पेज पे हम करेंगे। इतना तक याद रखिएगा कि ए का वैल्यू कितना आया है, और नहीं फॉर्मूला तो जरूरी है ना, फॉर्मूला ये क्यों, ये तो मेन इंपॉर्टेंट है ना। चलिए ठीक है, छोटा कर लेते हैं। और रुके, कुछ अब दिमाग इसमें लगाना है। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ मतलब यहां पर हम टाइम पास करने आए हैं? हाँ आपको इतना हम फालतू नजर आते हैं? चलिए ए बराबर कितना हुआ 1 और बी बराबर कितना हुआ -1। इधर आप ध्यान दीजिए, यहां पर ये 1/x+1 इंटू x+2 को क्या लिखे हैं, a डिवाइडेड बाई x+1। तो a के जगह पर क्या आ जाएगा, अब इसी चीज को, यही ना है 1/x, तो 1 कितना आ जाएगा x+1, और प्लस b के जगह पर कितना है -1, तो ये प्लस के जगह पर क्या आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 1/x+2। ये dx होगा कि नहीं होगा? अब अलग अलग पार्ट का इंटीग्रेट कर ले, 1/x+1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 dx। अच्छा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो यहां भी वही हो जाएगा, यानी log ऑफ कितना हो जाएगा x+1 और माइनस log ऑफ x+2 और प्लस क्या आ जाएगा। अच्छा आर्गुमेंट जब माइनस में होते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, तो log ऑफ कितना आ जाएगा x+1 डिवाइडेड बाई x+2 प्लस कितना आ जाएगा c आ जाए। यह आएगा कि नहीं आएगा? इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा 1 क्वाड्रेटिक वाला से भी सोल्व कर सकते हैं, जो 7.4 में कर रहे थे ना, तो वहां से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए आप लोग खुद से उसको कर लीजिए ना। चलिए थोड़ा सा बता दे, हिंट दे देते हैं। dx डिवाइडेड बाई क्या होगा दूसरा मेथड से, x इंटू एक्स कितना होगा +3x+2 होगा x +3 बाई कितना हो जाएगा 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर होगा, प्लस 2 माइनस कितना हो जाएगा 9/4 और 2 -1/4 हो जाएगा। -1/4 कर लीजिएगा ना, a² माइनस a²। इसी क्वेश्चन को दूसरा मेथड से बता दिए थे जो पिछले वाले में है। अब यहां पे जो है 3 फार्मूला तो हम लोग देख लिए हैं, चलिए बाकी भी बता देते हैं। इसको यहां पर यहीं पर रख लेते हैं। चौथा फार्मूला देख लेते हैं अब। अच्छा अब ये बताइए कि जैसे ये रहेगा नीचे में x माइनस ए इंटू, अब खुद से दिमाग लगा के बताइए क्या होगा। 3 लिनियर टर्म का प्रोडक्ट है, तो ऊपर क्या हो सकता है, लिनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी होता है, कांस्टेंट भी, लेकिन हम लिनियर पर ही फॉर्मूला बना रहे हैं। तो a अपन क्या हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या होगा x माइनस। पांचवा एक ले लेते हैं, यहां पर x माइनस ए है और यहां पर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कोई भी क्या है क्वाड्रेटिक, लेकिन उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं।
फैक्टराइज करेंगे तो इसी सब फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो फिर वही फॉर्मूला लगा लेंगे। अब देखिए यहां पर कैसे जानेंगे कि फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा। देखिए मान लेते हैं आपसे ये सिंपल सा सवाल एक पूछेंगे कि ये बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी है, तो इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा। इसको फैक्टराइज कैसे करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 एक्स इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ऐसा कर लेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि अब यहां पर क्या है कि ये फैक्टरेबल नहीं है, जो मतलब इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उस केस में जैसे कौन सा जानेंगे कि ये फैक्टरेबल है कि नहीं है, जैसे आपसे ये बोला जाएगा कि ये मान लेते हैं ये क्वाड्रेट, क्या आप इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को फैक्टराइज कर पाइएगा, नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में जब यहां पर ऐसा क्वाड्रेटिक आ जाए तो फिर, और जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, फैक्टराइज होगा तब तो ये वाला फॉर्म बन जाएगा सीधे, या फिर इस वाले फॉर्म पे आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब फैक्टराइज नहीं होगा तो उस केस में आप क्या करेंगे, ऊपर वही लीनियर टर्म लिख लेते हैं। यहां पर आपको इस लीनियर के लिए क्या लिखना है, एक a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्वाड्रेटिक है जो कि फैक्टराइज नहीं हो सकता है। उस केस में आपको इस क्वाड्रेटिक के जगह पे, मतलब यहां पर अब क्या लिखना है, bx प्लस सी, एक लीनियर टर्म ले लेना है। क्या ले लेना है, लीनियर, और ये जो क्वाड्रेटिक है उसको लिख लेना है। बस ये ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं, बस इतना ही आपको है करना, ठीक है ना। बस क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तो उसके ऊपर हम लोग क्या लिख लेंगे, bx प्लस सी डिवाइड बाई जो है वो लिख लेंगे। तो इसको हो गया ना। अब ये सीधे हम लोग अब क्वेश्चंस पे आते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, पहला क्वेश्चन तो हो ही गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया। सब लोग बनाइए। कितने आप लोग मान है कि अभी कॉपी निकाल रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन बना लेंगे, लेकिन जो लोग पार्शियल फ्रैक्शन बनाए हैं ना वो महा गलती काम किए हैं। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन किसके लिए किया जाता है, प्रॉपर हो क्या, ये प्रॉपर है, प्रॉपर तो नहीं है ना। नीचे भी डिग्री दो ऊपर भी डिग्री दो। तो इम्प्रॉपर में डिवीजन मेथड बताए थे, डिवीजन मेथड बताए थे ना। हाँ, अब डिवीजन मेथड में कैसे भाग देते, ऊपर क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब किसे एक बार में ले जाएंगे, डिग्री से होता है तो एक बार में ले जाएंगे ना, एक बार में ले जाए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और मतलब आगे खिसका देते हैं। यहां पे कितना बार में ले जाएंगे, एक बार में, तो क्या उतरेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस है, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, ये और ये कट जाएगा, ये 5x क्या आएगा, माइनस 6 प्लस 1 माइनस। अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि भाग तब तक किया जाता है जब डिग्री, जो इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको कोसेंट बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। तो जब तक ले रिमाइंडर का डिग्री जो है डिवाइजर से छोटा ना आ जाए तब तक ले भाग दिया जाता है। तो छोटा आ गया कि नहीं आ गया, बस यहीं तक भाग देना है। एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आप लोग को मालूम भी होगा, डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू प्लस रिमाइंडर होता है, यानी भाजक गुणे भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है ना।
छोड़िए, गलत गलत हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत है। डिविडेंड को बोलते हैं भाजक और उसको भाज्य बोलते हैं, और ये जो कोसेंट होता है उसको बोला जाता है भागफल, और ये जो बच गया रिमाइंडर उसको शेषफल बोला जाता है। तो अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख लेंगे बताइए? डिवाइजर इंटू कोसेंट ये लिख लेंगे, और प्लस क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। क्योंकि जो ऊपर वाला है वही तो डिविडेंड है ना, तो उसके जगह पर क्या हो जाएगा? डिवाइजर इंटू कोसेंट कितना है? 1 है, और प्लस रिमाइंडर कितना है? 5x माइनस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या हो गया? 6। कोई दिक्कत? अब अलग अलग टर्म को भाग दे देते हैं। अब जैसे इसको भाग दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? 1 dx। अब प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाई प्लस 6 dx। होगा कि नहीं होगा? 1 dx का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन दो मेथड से किया जा सकता है। एक तो 7.4 में पढ़े थे, और अब यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन का भी आप यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऊपर डिग्री नीचे, तो दोनों मेथड का यूज किया जा सकता है। अच्छा, कैसे होगा पार्शियल फ्रैक्शन? देखिए उस वाले तो 7.4 वाला से तो करिए लेंगे, इसका दूसरा वाला मेथड बता देते हैं, ठीक है ना? प्रॉपर फ्रैक्शन वाला जो है, पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे इसको करेंगे वो वाला बता देते हैं आप लोग को। ये भाग हटा दें ये वाला की, हाँ, कि ऊपर कर दें, समझ जाएंगे ना ये तो। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब हम इस वाले पार्ट का इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है? इसको कैसे करेंगे इधर समझिए। 5x माइनस 5 डिवाइड बाई, अच्छा ये वाला टर्म तो फैक्टराइज हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको? x माइनस, एक बार पूरा लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, तो 5x माइनस 5। अब चाहे तो 5 कॉमन ले लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। 5 यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा? 5 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहां से 5 जो है कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है? एक्स माइनस 1, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। अब इसको कैसे लिखेंगे? a डिवाइडेड बाई, इसी को लिखते थे a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। इस वाले पार्ट को हमको सोल्व करना, यही चीज ये लिखे हुए हैं। कैसे करेंगे? लेफ्ट है उसको तो वैसे ही रहने दीजिए, राइट वाले को एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1, ये और ये पार्ट कट जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। अब आपको क्या बताए थे? हाँ, कि ये देखना है कि ये वाला टर्म कहां पे जीरो बन रहा है। x का वैल्यू क्या रखेंगे? 2, तो x बराबर 2 रखने पर अब देखिए क्या आएगा, दोनों तरफ रखना होता है, ठीक है? x का वैल्यू यहां 2 में से बन जाएगा, तो x बराबर 2 पर ये तो 1 बन जाएगा, ये टर्म 0 बन जाएगा, और ये तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। अब x बराबर एक बार x बराबर क्या रखेंगे? 1 रखने पर ये वाला टर्म 0 बन जाएगा, 1 माइनस 1 इधर भी 0 बन जाएगा। हाँ, एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा? अच्छा सॉरी, अच्छा ठीक है, ये पहले ही ना बोलना चाहिए था आप लोगों को। आप लोग यही चीज तो दिक्कत है। a डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? x माइनस 2 प्लस बी डिवाइडेड बाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना है।
x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू ए, यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू ए इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा, ये और ये पार्ट कट जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2। अब बताइए क्या करें, एक बार 3 रखेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, यहां तो b बचेगा और 3 में से 1 जाएगा 2, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। अब a का वैल्यू, a के लिए ये 0, x का वैल्यू 2 रखते हैं तो ये टर्म 0, 2 में से 3 जाएगा कितना बनेगा -1, और इधर 2 में से 1 जाएगा 1, तो a बराबर क्या आ जाएगा -1, यही आएगा। तो x प्लस 5, अच्छा इस वाले जगह के इस वाले को ये चीज लिखे हैं, यही चीज लिखे है ना, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, इसके जगह पर a का वैल्यू कितना आया है -1 और b का वैल्यू क्या आया है 2, पहले b वाला लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई b का वैल्यू x माइनस 3, या लिख लेते हैं, नहीं तो फिर बोलेंगे कहां से ये आ गया, -1 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू कितना है x माइनस 2 प्लस b का वैल्यू कितना है 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, यही है ना। अब यहां से x प्लस 5 इंटू इसका इंटीग्रेशन प्लस 5 इंटू इसका इंटीग्रेशन, 5 इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये तो माइनस बाहर ले लेते हैं, यहां पर -5 लॉग कितना आ जाएगा 2 प्लस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 लॉग x माइनस 3 प्लस क्या आ जाएगा c। हाँ यहां पर आप 5 लेके छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है कर लीजिएगा, ठीक है यहां तक भी आप लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक, इसके बाद कर लीजिएगा, जैसे 5 है ना तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है यहां तक भी लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन खुद से आप लोग करिए। अच्छा आंसर इतना ही फॉर्म में दे रखा है, आप आंसर चेक करिएगा, आप लोग देखिए सेकंड एग्जांपल नंबर 12 है, आंसर यही फॉर्म है, ठीक है ना, तो कोई करने की जरूरत नहीं है। चलिए सब लोग 13 नंबर क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 13 हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखिए 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, बताइए ये पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। चलिए तो लगाइए सब लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए आप इसको सब, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करिए। आप लोग को सब लोगों को 7.4 7.5 बनाना है, सारा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है फिर, क्योंकि आप मंगलवार को जो है ये डिस्कशन नहीं करने जाएंगे, 7.5 को जितना टाइम लगेगा करेंगे हम, ठीक है पूरा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जितना लोगों का डाउट होगा। अगले दिन जो है 7.6 7.7 करके खत्म करेंगे उसमें। इसको कैसे लिखें, ठीक है आप लोग बनाइए, हम भी बना रहे हैं, ठीक है
सही जा रहे हैं हम? अच्छा, एलसीएम में x+1 का होल स्क्वायर है तो 12 वाला डिग्री एलसीएम में आ जाता है, ठीक है, और ये x+3। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा एलसीएम यही आएगा, लेफ्ट वाला ही, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एलसीएम में यही चीज आएगा, फिर आप ये मत सोच लेंगे इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में जो नीचे है वही चीज आ जाएगा सीधे। तो आप लोग बताइए एबीसी का वैल्यू कितना आया है, और ए का वैल्यू 11/4। अच्छा, यहां पर सवाल है कि दो वैल्यू तो आप निकाल रहे होंगे जीरो करके, तीसरा वैल्यू निकालने में दिक्कत आ रहा है ना, तो एक्स का वैल्यू अपने मर्जी से कुछ भी और मान सकते हैं। जैसे यहां पर एक्स का वैल्यू एक बार -3 जीरो बन गया, 1 पे जीरो बन रहा है, -1 पे। अब एक्स का वैल्यू क्या ले कि कोई कोफिशिएंट जीरो बन जाए, तो ऐसा अब एक्स का वैल्यू कोई नहीं मिल रहा है, तो अपने मर्जी से एक्स का वैल्यू और कुछ ले लीजिए। एक्स का वैल्यू हम क्या ले लिए, जीरो ले लिए, तो दोनों तरफ जीरो रखकर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये बात जो बोले समझ में आया, क्या बोले हैं? देखिए इधर ध्यान दीजिए एक बार फिर से, सब लोग समझ लीजिए। सबसे पहला मेरा वैल्यू निकालने के लिए जरूरी होता है कि ए बी सी जो भी वेरिएबल है उनका कोफिशिएंट जीरो करें। ए का कोफिशिएंट जीरो कहां पर होगा, एक्स बराबर -1 पे, तो -1 पर रखें तो बी का वैल्यू हमको मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। अब बताइए बी का कोफिशिएंट कहां पे जीरो होगा, -3। बी बराबर एक्स बराबर -3 पर सी का वैल्यू निकल गया। अब सी का कोफिशिएंट कहां पे जीरो बनेगा, लेकिन x बराबर -1 पर ऑलरेडी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब x का वैल्यू अब क्या लेंगे, तो अब कुछ बच नहीं रहा है, तो अपने मर्जी से कुछ भी ले लीजिए। x का वैल्यू हमने क्या ले लिए, जीरो, और दोनों तरफ x का वैल्यू जीरो रखकर निकाल लेंगे, ठीक है।
तो अब क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2, a का वैल्यू कितना आया है 11/4। अब सीधे लिख रहे हैं तो यहां से क्या आ जाएगा 11/4 x प्लस 1 प्लस b का वैल्यू आया है -5/2 -5/2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर और c का वैल्यू आया है -11/4 इंटू x प्लस 3। यही आया है ना, कोई दिक्कत। अब अलग अलग पार्ट का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। -5/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx -11/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 3 dx। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। अब ये 11/4 1/x प्लस लॉग x प्लस 1 -5/2। अच्छा ये ऊपर चल जाएगा ना बेसिकली, होगा कि नहीं होगा, इधर कोई दिक्कत है। अब देखिए यहां पर लिनियर नहीं है, लिनियर का स्क्वायर है तो उसको ऊपर भेज देते हैं तो x प्लस 1 पर पावर क्या आ जाएगा -2 dx। अच्छा ये तो लिनियर है, -11/4 क्या हो जाएगा log x प्लस 3। आप लास्ट में c भी जोड़ सकते हैं। 11/4 इंटू लॉग ऑफ कितना आ जाएगा x प्लस 1 -5/2। इसका इंटीग्रेशन बताइए कितना हो जाएगा, x प्लस 1 पर पावर -2 का x पर पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा और 1 अपॉन क्या आ जाएगा x प्लस 1। इसको कर लीजिएगा ना, ये वाला x प्लस यहां पर लिख देते हैं -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 हो, यही चीज की है। ठीक है, हो तो गया, और तो कोई दिक्कत है ना, नहीं चाहिए। 11/4 x प्लस 3 प्लस c। आप चाहें तो इस दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। 11/4 का मान लेके x प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाता, समझ में आया। कोई दिक्कत कहां पे है, दिक्कत ये तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम ले लिए, हाँ तो अब a कहां पे 0 बनेगा, -1 पर रख के सब में एक साथ जहां जहां है वहां वहां रखना होता है, लेफ्ट राइट सब जगह रखना होता है। ठीक है ना। अब बताइए b कहां पे 0 बनेगा, तो हर जगह रखना होता है। देखिए x बराबर -1 हर जगह रखें। देखिए 3 इंटू -1 कितना बनता, -3 -2 -5 हो गया। अब ये जब -1 रखे तो ये तो टर्म खत्म हो गया। -1 + 3 -1 + 3 का मतलब 3 - 1, और ये वाला भी -1 पे 0 हो जाता। उसी तरह से सबको वैल्यू रखना होता है। ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें, तो आप लोग कोशिश करिएगा ये भी एक्सरसाइज बनाने के लिए। ठीक है ना, खासकर 7.4 पूरा बनना चाहिए। 7.5 में जो है आप लोग बनाइएगा ऐसे। ठीक है, बनाना है, डिस्कशन हम लोग करेंगे। बना लीजिएगा ऐसे। ठीक है।